नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए यूनिट नंबर 4 यानी यूनिट में पूरी 6 करवाऊंगा साथियों, टेंशन मत लीजिएगा। आज थोड़ा सा काम था, इस वजह से आप लोगों को मैं पूरी समय पर यूनिट नहीं डाल पाया, इसलिए आप सभी को इन यूनिटों को शेयर कर देना है। पूरी की पूरी 6 यूनिट आपको मिल जाएंगी, 6 वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो आप लोग डायरी बना करके रखेंगे। आपका पेपर 3 बजे से है, तो पेपर जब 3 बजे तक का होगा, अब 2023 में आपका जनवरी में, ठीक है। आज लास्ट पेपर है आपका, ये मान लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, तो आपको शुरुआत कर देते हैं हम। हमारा संविधान कब तैयार हुआ था? तो हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था भाई? हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे, 7 सदस्य थे संविधान सभा के अंतर्गत। और इस यूनिट में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों के पालन की गारंटी कौन देता है? तो भैया संविधान देता है, याद रखना है इसको। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, कौन देता है? संविधान देता है। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? उसका संविधान ही होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार समाज के लिए क्या आवश्यक है? समाज के लिए उचित शिक्षा आवश्यक है भैया, संविधान के अनुसार, ठीक है ना। उसके बाद भारत क्या है? तो भारत में ये 3 व्यवस्थाएं आप लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा भारत देश। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान बनाया गया था, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, या लागू किया गया था साथियों, ये याद रखना है आपको। उसके बाद पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? तो भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, भारत का कोई भी धर्म राज्य नहीं है, मतलब कोई भी राज्य का स्पेशल धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता दी गई है भारत के अंतर्गत। न्याय से तात्पर्य क्या है? कि जिसका जो हक है या अधिकार है वह उसे मिलना चाहिए, यही हमारा क्या है? न्याय का अर्थ है। उसके बाद स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, ये स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है भारत के संविधान के अंतर्गत। यहाँ पर 6 मूल अधिकारों को जोड़ा गया है, आपको आगे हम बताएंगे 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं? ये सभी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र में लोगों का सर्वोपरि होना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक कार्य नहीं है? तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेना, ये हमारा संवैधानिक कार्य नहीं है। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा पड़ोसियों में ज़्यादा होने की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस वीडियो के अंतर्गत कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस, माहौल ही कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना साथियों। तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को ये मौलिक अधिकार याद रखने, 3 तो ये हैं और 3 आपको मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। आगे चलते हैं। शिक्षा के अनुसार, भाई शिक्षा के अनुसार राज्य में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को आरटीई के तहत में, आरटीई 2009, ठीक है ना, इसके तहत में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। आरटीई 9 के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खदानों में काम पर लगाने का कार्य क्या कहलाता है? शोषण का अधिकार, इसको बाल श्रम बोलते हैं साथियों। तो और ये कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है। विदेशी मामले किस में आते हैं? याद रखना, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। हम सूचियाँ 3 प्रकार की पढ़ेंगे, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और सभी के बारे में कौन कौन से कार्य मामले रखे गए हैं उन सभी को आपको बताएंगे हम। उसके बाद पुलिस व कृषि से संबंधित है, तो ये पुलिस और कृषि वैसे किससे संबंधित है? राज्य सूची से है। भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं। ये प्रश्न आ भी चुका है आपके पेपर में, हिंदी के पेपर में, ठीक है साथियों। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ये आपको मैंने बता दिया, 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ये लागू हो गया था हमारे देश में। उसके बाद शिक्षा किस सूची का विषय है? ठीक है, तो याद रखेंगे ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? और याद रखना आपको, राजभाषा अधिनियम 1963 में, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? 1963 में। धार्मिक दृष्टि से भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न, संविधान में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन की तरफ? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और पंथ निरपेक्ष राज्य को भी 42वें संशोधन, 3 शब्दों को जोड़ा गया, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और आपको आगे हम बताएंगे एक और। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो संसदीय शासन प्रणाली है, जो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली को कनाडा से लिया गया है। क्लियर साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता कैसी है? भारत में नागरिकता की बात करें, यहाँ पर एकल नागरिकता है। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में त्रुटि हो जाए मैं क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए। तो भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका। उसके बाद मौलिक अधिकारों में कौन कौन से शामिल नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपने यहाँ सूचना का अधिकार, जो आरटीआई कानून है वो हमारे
इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आपको 6 मौलिक अधिकार आपको बताएंगे, आगे आप चलते हैं वीडियो के अंतर्गत। तो कार्य जो पालिका का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां निहित राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत निहित होती है। क्लियर। मंत्रिमंडल में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं साथियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। याद रखेंगे, उपरोक्त सभी डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम। तो देखिएगा, अपशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं उनमें किसको सम्मिलित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से, याद रखेंगे। अपशिष्ट 4 प्रकार की सूचियाँ हम लोगों ने, 3 प्रकार की मुख्य सूची होती हैं और चौथी प्रकार की जो सूची है वो अपशिष्ट सूची होती है, जिसमें अपशिष्ट शक्तियों को रखा गया है। जैसे कौन कौन सी है, जैसे साइबर कानून। साइबर कानून जो होता है ये साइबर क्राइम के ऊपर कानून बनाने का कार्य करती है। ये हमारी अपशिष्ट सूची में से है और इसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया, क्योंकि ना तो ये समवर्ती सूची में, ना राज्य सूची में, ना ही संघ सूची के अंतर्गत। ये आती अपशिष्ट शक्ति अपशिष्ट सूची के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत साइबर कानून को रखा गया है और इस पर कानून बनाने का कार्य केवल केंद्रीय विधायिका का हो सकता है। ठीक है साथियों, अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का संविधान किस वर्ष और किस दिन लागू किया गया था, आपको सभी को पता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बताया गया। संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ क्या है, तो आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। जनतंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि जनतंत्र या लोकतंत्र शासन वह प्रकार का है जिसमें राज्य की संपूर्ण शासन की शक्ति किसी भी वर्ग या किसी वर्गों के हाथों में निहित होकर के संपूर्ण समाज के हाथों में होती है। उसके बाद में लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र की परिभाषा आपको याद रखनी है कि प्रजातंत्र के द्वारा, प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता का और जनता के लिए शासन क्या होता है, लोकतंत्र कहलाता है या प्रजातंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है भाई। गणराज्य का अर्थ आपसे पूछा जाए कि भारत में गणराज्य तो क्या होता है, भारत में राज्य अध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं हो सकता, वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है और भारत के राज्य अध्यक्ष का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जो वहाँ के जो वोटर जो होते हैं वो उसको प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। पद निरपेक्षता का राज्य अर्थ आपसे पूछा जाएगा, तो भारत राज्य का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो राज्य धर्म घोषित किया गया हो। किसी भी धर्म में व्यक्ति अपने विशेष रूप से आस्था रख सकता है, ठीक है ना। किसी भी विशेष धर्म में किसी की कोई आस्था नहीं है और अपनी मर्जी या जो धर्म ग्रहण कर सकता है और सभी धर्मों को भारत में सम्मान दिया गया है। उसके बाद संविधान की 4 विशेषता आपसे पूछी जाए कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है, तो याद रखना, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, पंथ निरपेक्ष संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। संवैधानिक मूल्य क्या है, संवैधानिक मूल्य से अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, सभी प्राकृतिक संसाधनों का लोक हित में प्रयोग किया जाना चाहिए, लोगों के बीच में असमानता को दूर किया जाना चाहिए और राज्य किसी भी धर्म के अनुसार ना चले और कानून के समक्ष सबको समानता और राष्ट्र की एकता बनाए रखना, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो वे मौलिक अधिकार होते हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं और इनकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है और ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जाते हैं। क्लियर। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार कौन कौन से, चलिएगा। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मौलिक अधिकार को आप वर्णन कर देते हैं। जैसे समता का अधिकार पहला, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको याद हो तो एक चीज़ मैं आपको बता दें, 7वां जो अधिकार था मौलिक अधिकार वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, उसको अब यहाँ पर विधिक सेवा के अंतर्गत रख दिया गया संपत्ति का अधिकार को, और किसके, अनुच्छेद 300 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अब संपत्ति के अधिकार को विधिक सेवा के अंतर्गत रख दिया गया है। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है, याद रख लेना इस प्रश्न को। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखेंगे आप लोग, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के और 22 तक, यहाँ पर 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। विस्तार से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक प्रश्न मोस्ट यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय या उसकी आत्मा कहा है, तो आपको याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको क्या बताया गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको संविधान की आत्मा की कहा गया है या हृदय कहा है, क्योंकि ये जो अधिकार है ये सभी प्रकार के जो अपने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनके ऊपर कानून बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
देखिएगा। उसके बाद अधिकार परीक्षा क्या है, अधिकार परीक्षा के बारे में आप लोग याद रखना, जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर कोई उसका हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार जो होता है परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने को रोक देता है। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। अब ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो परमादेश, यहाँ से पूछा जा सकता है, ये याद रखना बहुत मोस्ट है। परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण होती क्या क्या चीज़ें, एक बार इसको डिटेल्स के साथ में पढ़ते हैं। परमादेश की अगर हम बात करते हैं, ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो इस समय व्यक्ति का मौलिक अधिकार वो प्रभावित हो रहा होता है। प्रतिषेध की बात करें राइट ऑफ प्रोहिबिशन में, तो राइट ऑफ प्रोहिबिशन की बात करते हैं प्रतिषेध की, जबकि कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की जो अदालत होती है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसे ऐसा करने के लिए रोकता है। यही कहलाता है निषेध आदेश, ठीक है ना, इसको प्रतिषेध भी कहते हैं। और नंबर 3 है उत्प्रेषण, रेट ऑफ सर्टियोरी, ठीक है ना। तो ये उत्प्रेषण की बात करते हैं जब कोई भी निचली अदालत किसी सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई भी ऐसा कार्य करता है, तो ऊपरी अदालत उसके समक्ष या विचाराधीन मामले को लेकर के उत्प्रेषण द्वारा उस ऊपर की जो अदालत है या अधिकारी होता है उसका ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है, या उसके बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। यही हमारा उत्प्रेषण कहलाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद करके जाना है, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। क्लियर, बहुत मोस्ट है, आएंगे एग्जाम में। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 3 आयोगों का न्यायपालिका के अलावा, एक न्यायपालिका, उसके अलावा 3 आयोग और कौन कौन से बनाए गए थे, तो एक तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, और नंबर 3 है अपना राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, और चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स के साथ में पढ़ के जाना है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, फिर बाद में मत कहना कि प्रश्न आपको बताया जाएगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, आपको याद रखना है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब संघ सूची में कौन कौन से विषय रखे गए, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, और संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए, आगे आपको डिटेल्स के साथ में बताऊंगा कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका पूरा नाम आपको याद रख के जाना है। एक है RSCERT, ये भी आपको याद रख के जाना। RSCERT क्या चीज़ होती है, NCERT जो है अपनी दिल्ली के अंतर्गत राज्य के अंतर कार्य करती है, RSCERT याद रखेंगे इसको। ओके। CBSE का पूरा नाम आपसे पूछा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ओके, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी मूल भाषा, मैंने आपको बता दिया 14 मूल भाषाएं थी। और वर्तमान में अगर बात करें भाषाओं की, तो यहाँ पर 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी हिंदी के पेपर में, तो 14 भाषा मूल कौन कौन सी आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। अम्बा संत कम कम पते देता है उस गोहिल को, यहाँ पर 14 भाषा का उल्लेख हो गया है, मैंने चौथे पेपर में आपको बता दिया था। उसके बाद में आपको 8 भाषा और जोड़ी गई थी। और यहाँ पर 1967 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी के बाद में आपकी यहाँ पर 7 भाषा और जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद 71 में संविधान संशोधन के अंतर्गत कॉमन, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, जो उसके बाद में 71 फिर उसके बाद में संविधान संशोधन 100 हुआ था, उस 100 के अंतर्गत आपको 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जैसे बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने विस्तार से पहले भी बता दिया था। अब संविधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया, 18 में, लगातार 19 में भी पूछा गया है। संविधान क्या है और इसको बनाने के उद्देश्य क्या है, एक बार विस्तार के साथ में आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। समाजवादी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ये डिटेल्स के साथ में पढ़ के जाएंगे, इसको स्पष्ट करना। 2017 में प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि बंधुता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिएगा। 2017 में पूछ लिया गया क्वेश्चन से, आप लोगों को 2023 के लिए भी इसको याद करके जाना है कि बंधुता से क्या तात्पर्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये संविधान का हृदय या आत्मा कहाँ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रश्न को आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि आपको 6 मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग एक बार 6 मूल अधिकार को अच्छे से याद करके जाएंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, मानवाधिकार आयोग कब तक के लिए कार्य कर सकता है, तो 2019 में डिटेल्स के साथ में प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को भी कम से कम 3-4 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख के जरूर जाएंगे। संघीय शासन प्रणाली की अगर बात करें, संघीय शासन व्यवस्था जो ली गई थी वो साथियों कनाडा से ली गई थी। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई थी। इसकी विशेषता आपको क्या क्या है वो सभी के साथ में आपको बतानी होगी। अगली बात करते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य, स्पष्ट कीजिएगा लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, तो 2016 में प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, PDF के माध्यम से आप लोग इन पर निशान लगा लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं संवैधानिक की विशेषता, आपने बताई दी
तो विशेषता कौन कौन सी, इस प्रश्न को आप लोग याद करके जाएंगे ना। मैं आपको 3 प्रश्न बताऊंगा निबंधात्मक, तीनों प्रश्नों को इस यूनिट से हटके रहना आपको। संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य की बात करें, पहली विशेषता यह है। दूसरी, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना यहाँ पर भारत करता है संसद के संविधान के माध्यम से। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, दूसरी। उसके बाद कठोर एवं लचीला संविधान हमारे भारत का है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली भी हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत ली गई है। और उसके बाद में है वयस्क मताधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है केवल 18 वर्ष की उम्र पूरा करने के पश्चात ही मत देने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व एक भी आपको याद रख के जाना है। नीति निर्देशक तत्व कितने हैं तो याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में है लिखित एवं विशाल संविधान। ले भाई, लिखित और विशाल संविधान हमारे भारत का है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारतीय देश का है। लेकिन आपसे पूछ ले अलिखित संविधान कहाँ है, तो भाई याद रखना ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ठीक है ना। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, इंग्लैंड का जो संविधान है अलिखित है लेकिन सबसे प्राचीन है। और लिखित की अगर हम बात करते हैं, लिखित संविधान कहाँ का है, सबसे प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का है। और भारत का, जिसमें से सबसे भारत जो है एक उधार का तहला कहा है भारतीय संविधान को, क्योंकि रीज़न इसका ये है साथियों, मैं बता दूं आपको कि विदेशों से लेकर के हमारे संविधान की रचना की गई है। हर जगह से, अलग अलग जगह से इसके प्रत्येक चीज़ को उठा करके इसको रेडी किया गया है, तो उस वजह से इसको उधार का थैला कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन कीजिएगा। इस पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार। आपको प्रत्येक मूल अधिकार के बारे में बात कर रही है। जैसे समानता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो ये आपको विशेषता याद रखनी है भाई। इसमें केवल 4 चीज़ें याद रखनी है। समानता का अधिकार में जो है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी 4 पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट दिखाई देता है तो उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, नंबर 3 मौलिक अधिकार। नंबर 4 है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको चौथा है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 5वां है। और 6वां अपना जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार यहाँ से क्रॉस कर दिया गया है। 7वां संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको श्रेणी से निकाल दिया गया है। और ये 31वें संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत आता था पहले, लेकिन वर्तमान में इसको मैं बता रहा हूँ कि ये अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसको विधिक सेवा के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तो आपको याद रखना है किस अधिकार को हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है 44वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखो मैंने आपको बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये 3-4 पॉइंट आपको बताया, जैसे परमादेश है, ठीक है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा। ये पॉइंट आपको याद रख के जाना है। आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख कौन कौन से हैं? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है भाई। और कोई भी गड़बड़ी ना करे। चलिएगा आगे बात करते हैं हम। भारतीय संविधान के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तुलना करनी है भाई। अपना जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ के संविधान से आपको तुलना करनी है कि भारतीय संविधान और दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो कितना डिफरेंट है, कितना समान है। उसके बाद नागरिकता से आप क्या समझते हैं और नागरिक के लिए एक प्रमुख कर्तव्य बताइएगा, प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं नागरिक के। तो ये आपको मोस्ट प्रश्न है। बस इस यूनिट के अंतर्गत इतने ही प्रश्न बनते हैं और आप सभी को ये पढ़ के जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी इसकी, और आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। पूरी 6 यूनिट आएगी। एक बार इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को समय पर, आपका 3 बजे से पेपर होगा, उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार रिविजन करके जा सकें। धन्यवाद।